नमस्कार एचएनटी के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका सुखबीर सिंह हुड्डा आज अम्बाला कंस्टिट्यूएंसी के आज क्या कहते हैं एक तरीके से उसको रिव्यू करने के लिए आए हैं और रिव्यू करने के अंदर आज हमारी मदद करेंगे जो वहाँ की बहुत सशक्त जो एक दावेदार हैं, जो एक आज कंपटीशंस के अंदर बनी हुई हैं और जो नंबर 2 नंबर 1 की फाइट के अंदर उलझी हुई हैं। वो अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सबसे ज़्यादा शिक्षित उनका नाम है डॉक्टर किरण पुनिया, जिन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे ख्याल से 2-4-5 साल पहले इन्होंने अपनी राजनीति में अपनी रुचि दिखाई क्योंकि फैमिली लेगेसी लेके आनी थी। आज वो घर घर का नाम हो गई है और जैसे इनको इनके साथ हमने 2-4 दिन लगा के कंप्लीट उनको इनका सर्वे किया, इनको ऑब्जर्व किया, इनको कवर किया तो पाया कि ये तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले कि इनकी लोगों में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इतने लोग गले प्यार करते हैं, तो कमाल है इनकी तारीफ। किरण पुनिया जी, आपका एचएनटी न्यूज में स्वागत है। पहले तो मैं एचएनटी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ जी। और ये एक बड़ा मैडम आपके लिए और तो नहीं होगा इतना, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल वो रहा कि आपने मेरे ख्याल से पिछले ज्यादा आप जो सक्रिय हुए हो पिछले 2 वीक से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, आपने इलेक्शन को उठा दिया। ऐसा क्या किया? बस पिछले 15 दिन से तो आपने फिजाई बदल दी। ऐसा है कि जनसंपर्क किया, लोगों के बीच में गई, लोगों के बीच में बैठे, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याएं जानी, अपने दिल की बात कही, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात कही, तो लोग उससे इम्प्रेस हुए और लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बट नहीं कुछ तो मैजिक है कि आज क्या कहते हैं आपको आपने अपना भाषण स्टार्ट करने से पहले कम से कम महिला में देखता हूँ कि 15-20 मिनट आधा घंटा आपसे गले मिलती रहती हैं, आपसे बातचीत ही करती रहती हैं, सिर पे हाथ करके रखती हैं, कोई आपको बेटी मानती है, कोई बहू मानती है। कुछ तो मैजिक है क्या? मैं तो ये मानता था आपकी तो ससुराल भी नहीं है इधर में क्या भी नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ, आपका वो कर्म भूमि जरूर है अम्बाला, क्योंकि वहाँ पे आप डीवी कॉलेज में एक डीवी इतनी बड़ी नामचीन संस्था, उसमें एक प्रोफेसर है आप, तो कुछ तो आपने क्या तैयारियां की अपने सिलेक्शन देखिए, के लिए? मैजिक तो कुछ नहीं कह सकते, सच्चाई और ईमानदारी है और मुझे लगता है सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई मैजिक हो नहीं सकता। तो धरातल पे 4.5 वर्षों का जो समय सरकार के साथ हमारा रहा, हमने जो काम किए, मैं उन्हीं कामों को लेके जा रही हूँ जो हो चुके हैं। बस वो लोगों को अपील करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। और बाकी रही महिलाओं की बात, हाँ, हम महिलाओं में एक ताकत होती है कि हमारी दौड़ जो है वो चूल्हे तक होती है और मैं उन्हें बड़ी आत्मीयता से मिलती हूँ, तो वो भी उतना ही प्यार मुझे करते हैं क्योंकि मैं उनको मैं अपने जैसी लगती हूँ। तो बस ये बहुत हाई फाई मैं वैसे भी नहीं हूँ, तो मेल मिलाप और घुल मिल से सब संभव है। हाँ, मतलब ये देखा कि जैसे प्रोफेसर्स की अपनी लाइफ होती है, उनका आप डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, बच्चों को इस लेवल पर पढ़ाती हैं और वहाँ देखता हूँ कि आप कहाँ से और कैसे आके बिल्कुल आम आदमी में उनके साथ जमीन पे बैठना, चारपाई पे बैठना, कुर्सी पे बैठना, तो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, अप्रिसिएशन ये मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इतनी जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसका श्रेय सिर्फ यही है कि मैं एक आम इंसान की तरह हूँ, मतलब मैं अपने आप को कुछ ऐसा कुछ अनोखा जीव नहीं समझती। उनके जैसे ही उनकी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। गांव में जाती हूँ तो गांव की भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, शहर में आती तो शहर की भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। तो शायद ये अपील करता है लोगों को। तो अभी आपको इलेक्शन ओवरऑल क्या लग रहा है? अभी आप क्या पा रहे हैं? आप किस तरीके से पा रहे हैं? ठीक है, आप एक कंपटीशन में तो आ गए हैं और पिछले 15 दिन से आप एकदम से स्टार्ट में जिस तरीके से उठाया तो आप रेस में तो आ गए। मतलब जैसे कह रहे हैं कि बंतो कटारिया जी बहुत स्लो चल रहा है, उनका वो चल रहा है, या तो किरण पुनिया का वो हो गया है, मैडम आ गई, डॉक्टर साहब आ गई और देख रहा हूँ कि भी आप अपने आप को अभी वैसे आपको जनरल फीडबैक है, हॉनेस्ट फीडबैक है, तो आपको क्या लग रहा है? लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। इस बात का डेफिनेटली फर्क है और बोलचाल का ही फर्क होता है, व्यवहार का ही फर्क होता है। और एक आपकी राजनीतिक लेगेसी भी है क्योंकि आपके फादर इन लॉ डॉक्टर पुनिया साहब, कृपाराम पुनिया जी भी बहुत अपने टाइम के बिफोर हरियाणा के बनने से पहले के वो आईएएस आईपीएस रहे, वो
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर वो सेक्रेटरी रहे, फिर मिनिस्टर रहे, पावरफुल मिनिस्टर रहे, देवीलाल जी के राइट हैंड रहे। तो उस फैमिली से आप आते हो तो नेचुरली आपको वो संस्कार, वो गाइडेंस तो जरूर मिली होगी आपको। हाँ जी, वो मिली है और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं स्पेशली गाँवों वगैरह में, तो उनकी एज के या उनके लगभग हम उम्र जो लोग मिलते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, मैं उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। तो जब हम उनके बारे में जिक्र करते हैं तो उनमें से लोग जो बैठे होते हैं, 10-5 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो उनको जानते हैं और उनके किए हुए काम को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट रहे, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने सर्वहित के लिए काम किए और हमने वो तो जग सुना जाए। ब्यूरोक्रेट रहे नहीं, वो तो आप तो आखिर आपके तो फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, आपके तो पिताजी की तरह आपने तो देखा होगा जब आप बिल्कुल यंग यंग आए होंगे तो वो बताते हैं उनका तो बहुत मलाई की तरह स्वभाव है, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। नहीं, स्वभाव बिल्कुल मीठा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब जब तक वो ब्यूरोक्रेट रहे तो वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहे और जहाँ स्ट्रिक्ट रहने की बात होती थी वो स्ट्रिक्ट रहते थे। कभी स्ट्रिक्ट भी रहे हैं? बहुत। अच्छा, अरे हाँ, वाह। तो ओह, बहुत रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहते तो शायद बंसीलाल जी उन पर इतना फेथ नहीं करते, और जो सबसे बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट था उस वक्त का, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उनको दिया गया वो था। तो आज भी काबू नहीं हाँ, नहीं, है। उस समय काबू आ गया था। उस टाइम काबू। तो वो अपने काम में बहुत पर्टिकुलर रहे हैं, और पर्टिकुलर होने के साथ स्ट्रिक्ट होना बनता है। तो जो डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी जो आपके फादिला साहब हैं, उन्होंने आपको क्या ऐसा गुरु मंत्र दिया, क्या आपको ऐसी एडवाइस दी कि बेटे आप इलेक्शन में जाएं और इस तरीके से आप इलेक्शन लड़ें तो आप बुलंदी पे पहुंचेंगे? तो उनकी क्या सलाह आप लेके चलते हैं? देखिए, उन्होंने ऐसे आशीर्वाद तो है उनका हाँ, साथ। आशीर्वाद उनका है। उन्होंने कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं दिया, पर मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है, और कि लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके काम के कारण है। तो मैंने ये बात अपने पल्ले पर बांध ली कि काम करेंगे सच्चाई और ईमानदारी से, अगर हम जनसेवक बनेंगे और जो काम दिया गया है उसको पूरी तरह से निभाएंगे, कोरे वादे नहीं करेंगे, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात मुझे पसंद आई। बहुत अच्छी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये एक थोड़ा सा हटके से थोड़ा सा चले आपके क्या कहते हैं विरोधी कैंडिडेट बंतो कटारिया जी की तरफ। क्या कहते हैं कि उनके अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट होगी, आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, गवर्नमेंट साहब के पास कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं वो डिस्क्लोज नहीं की, जी डिक्लेयर नहीं की, जी जी जी। बहुत सारे पद ऐसे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या आउटकम निकलेगा? लोग क्योंकि बड़े डाउटफुल कि जिस वे दिन बीजेपी के साथ जाएं या फिर क्या करें, जो बीजेपी के भगत है, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, वो उनके माइंड में बड़ा कसमकस चल रही है, तो इसके लिए आप क्या देखिए, कहेंगे? 6 तारीख लास्ट नॉमिनेशन का दिन था। 7 तारीख को हम सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीसी ऑफिस में, और जो स्क्रूटनी थी होनी थी वो, तो जब 7 नहीं, सॉरी, 9 तारीख को स्क्रूटनी थी, तो 9 तारीख को मैं तो पर्सनली वहाँ अवेलेबल थी, मैं तो खुद गई थी, लेकिन ना तो वरुण मुलाना वहाँ आए, ना तो बंतो कटारिया वहाँ आई, तो उनके नुमाइंदे भी शायद बंतो जी के तो थे ही नहीं। तो जब स्क्रूटनी हो रही थी, डीसी साहब एक एक फॉर्म को चेक कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इसमें ये है, इसमें ये है, वो हर डिटेल साझा कर रहे थे हम सबके सामने, वीडियोग्राफी साथ में हो रही थी। तो जिनका फॉर्म ओके हो जाता था तो वो एक्सेप्टेड बोलते थे, एक्सेप्टेड, एंड वो रख देते थे। फिर जब बीजेपी के कैंडिडेट की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मतलब अवेलेबल है, तो कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने पूछा कि कोई और उनके बिहाफ पर है, कोई भी नहीं था, बिकॉज वो इतने, जो प्रतिनिधि बोलते हैं, हाँ प्रतिनिधि कोई नहीं था उनका। हाँ, कोई भी नहीं था। बिकॉज मेरे को तभी लगा था कि ये लोग कितने ओवर कॉन्फिडेंट है कि ऐसे समय में भी नहीं आए। तो फिर थोड़ी बातचीत हुई तो किसी ने उनको बुलाया, कोई बाहर बैठा होगा तो कोई आया वहां पर। तो जब वो आए तो उन्होंने डीसी साहब ने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं, उन्होंने कहा कंप्लेंट आई है। अच्छा, हाँ, वो मैंने सुना। ओके। हाँ, मैं वहीं पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा बंतो देवी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है
और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर है, उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो क्या डिस्क्लोज नहीं किया, कौन सा कंप्लेंट था, वो तो हम नहीं जानते, बट कंप्लेंट थी ये हम जानते हैं। क्योंकि ये मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और बीजेपी के जो वोटर्स हैं अभी बड़े डबल माइंडेड हो रखे हैं, बड़े डालमे में हैं कि क्या क्या डिसीजन आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। और दूसरी अब एक बार और दूसरे आपके जो विरोधी हैं वरुण मुलाला जी, उसके बारे में ये वो है कि भाई क्या कहते हैं वरुण जी के बारे में कि वो इलेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे, जी। वो इलेक्शन के तरीके से नहीं लड़ रहे। ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है, कुछ मीडिया के तरीके से है, कुछ बाकी विरोधी पार्टियां लगा रही है। तो आपका क्या मानना है कि वो इलेक्शन के तरीके से नहीं ले रहे क्या? पहले हमने यही सुना था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब उनको टिकट दी जाने वाली थी, उनका नाम रिकमेंड हो रहा था, तो बहुत बार हमने ये सुना कि वरुण मुलाना जी इंटरेस्टेड ही नहीं है एमपी बनने के लिए, या वो स्टेट से बाहर जाने के लिए, बिकॉज वो विधानसभा को देख रहे हैं आने वाली। सिटी के हाँ एमएलए वहां से। हाँ जी, सिटिंग एमएलए है, तो उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसा र्यूमर्स है जो हमने भी सुना कि बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा बहुत मीडिया में भी आया है। हाँ, मीडिया में भी आया। जो आधे अधूरे दिल से कोई काम करेगा तो वो कोई काम पूरा कैसे कर सकते हैं? आधे अधूरे दिल से तो आधा अधूरा ही काम होता है ना। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये रीजन है उनका। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब आपका जो है डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से या कांग्रेस से है, आप किससे मानते हैं? मैं सत्ताधारी पार्टी से, क्योंकि सत्ताधारी, विरोध तो सत्ताधारी का ही क्योंकि होता है। सत्ताधारी के साथ तो आप पिछले 4.5 साल रह के आए हैं। हाँ बिल्कुल थे हम, लेकिन अब नहीं है। जो सत्ता, वो गठबंधन जो था वो एक राजनीतिक समझौता होता है। गठबंधन विचारधारा का समझौता कभी नहीं था, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और जननायक जनता पार्टी किसान और कमेरे की है, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। तो विचारधारा का गठबंधन हमने कभी नहीं किया था, राजनीतिक गठबंधन था, समझौता था। हाँ, उनके साथ थे, लेकिन दुष्यंत जी जब तक 4.5 साल तक रहे, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा था या जो प्रांत हित के लिए जो काम थे, उन्होंने वो पूरे कराने का प्रयास किया। एक आपकी सरकार के टाइम, आपकी सरकार मीन्स आपके समझौते की सरकार या आपकी पार्टनरशिप की सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था गुरु रविदास जी के मुद्दे। जी जी। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी है उसको। तो उसको आप कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको कैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं? जो क्योंकि लोगों 2018 में दिल्ली टूटा था, करेक्ट, तो वो हमारे, हम तो तब थे नहीं। मतलब बुराई देखो, उसके तुरंत बाद आप लोग की सरकार हाँ जी, आ गई थी। तो उसका तुरंत बाद सरकार आ गई थी, तो क्योंकि उसका सारा काम करना, सारा वो करना, ऑनेस्ट तो देखो आप लोगों पे आए गए। 2018 में दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को तोड़ा गया था। हाँ। 2019 में चुनाव थे, Correct. और जब मैनिफेस्टो बन रहा था, लकीली मैं मैनिफेस्टो कमेटी में थी, तो ये बात का मुद्दा उठा कि ये बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल का मुद्दा बना हाँ, रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको किसी तरह से हम कैसे भावनाओं को हम ये कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो दुष्यंत जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखवाया था कि जिस तरह से वो रविदास मंदिर टूटा है, उससे भी बड़ा, रादर हम सबसे बड़ा हरियाणा का भव्य मंदिर मैं हरियाणा में बनाकर दूंगा। ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उसी के बारे में पता करना चाह रहा हूँ और कि उन्होंने वो वादा निभाया। कुरुक्षेत्र में पिपली में 5 एकड़ की धरती दी गई है, जमीन है, जहाँ मंदिर आग निर्माणाधीन है। तो अभी क्या मतलब 0 पोजीशन पे है, 10% है, 20% है? वो स्टार्ट हो गया, नींव का पत्थर लग गया, वो बीच में से हम लोग तो सरकार से उसके लिए आउट फंड हो गए। कौन कर रहा है? फंड कौन कर रहा है? उसको कौन बनाएगा? कुछ तो दुष्यंत जी ने अपने निजी कोशिश से दिए थे, सरकार से भट गए, तो पत्थर लगाने के लिए या जो आगे का इनॉग्रेशन जो था पत्थर का, वो 2-3 दिन बाद ही, जब जैसे ही हम सरकार से बाहर आए हैं, तो वैसे ही दूसरे तीसरे दिन नायब सिंह जी ने और खट्टर जी ने वहां जाकर उसका शिलान्यास किया, जबकि वो मैनिफेस्टो हमारा था, वो प्रयास हमारे थे, और उस प्रयास में हम सफल रहे। नाम उन्होंने ले लिया, चलो वो तो राजनीति में चीजें जी, एक बार पत्थर लग गया तो आपका लग गया, सरकार किसी और की आ गई तो वो भी लगा देगा। लेकिन वो हमारा मैनिफेस्टो है। डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे आपकी जनसभाएं देख रही है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से आपने एक तरीके से जनसभाओं को रैली में तब्दील कर लिया, मतलब 2-3 तो मैं देख चुका हूँ, आपकी कवर की है, तो आप जो ये वायदे कर रहे हैं, जरा एक बार
हमारे दर्शकों को भी बता दें जो आपके प्रमुख जो 5 मुद्दे हैं जो आप अंबाला कंस्टिट्यूएंसी के लिए करेंगे। देखिए एक आप जो गर्ल्स कॉलेज की कह रहे हैं कि भाई आप अपने हलके में एक गर्ल्स कॉलेज एक्सक्लूसिव गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगी, वो आप कहाँ पे आप देखिए बनवाने जा सबसे रही हैं? बड़ा मुद्दा तो मैं ये समझती हूँ कि रोजगार है आज की डेट में, और एचएमटी इस एरिया का, इस लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे बिगेस्ट हॉट टॉपिक है वो एचएमटी का रिवाइवल है। क्योंकि लास्ट प्लान में भी जब मोदी साहब अंबाला आए थे तब भी वो एचएमटी को रिवाइव करने की बात कह के गए थे। बोलते थे कि जैसे हमने बंद पड़ी फैक्ट्रियां गुजरात में चालू की है उसी की तर्ज पर हम वैसे ही एचएमटी को रिवाइव करेंगे। लेकिन एक प्लान पूरा बीत चुका है, अभी तक पत्ता नहीं हिला एचएमटी में, जस का तस वो स्ट्रक्चर खड़ा है। तो अगर वो रिवाइव हो जाता है तो कितने रोजगार के अवसर इस लोकसभा क्षेत्र में। दूसरा, अंबाला सिटी में जो कपड़ा मार्केट है वो धीरे धीरे पतन के कगार पर है। कपड़ा मार्केट को रिवाइव करना, वहां का मिक्सी उद्योग जो खत्म हो रहा है, और अंबाला केंट का जो साइंस इक्विपमेंट था तो वो भी धीरे धीरे पतन के कगार पर है। ये ऐसे उद्योग थे सारे आप शिक्षा की से आते हैं, आप प्रोफेसर हैं। आपने, मैंने सुना था एक आपकी जनसभाओं में कि आपने कहा था कि महिला कॉलेज का भी आप कहीं पे प्रपोज करने वाली हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। कितने कॉलेज खोलने जा रही हैं आपकी सरकार आती है तो कितने खुलवा पाएंगे देखिए अगर आप चुनी जाती हैं, और किस तरीके से आप सहयोगी होते हैं तो आप, क्योंकि शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं और गर्ल्स एजुकेशन में बहुत ज्यादा जोर देती हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स कॉलेज का की डिमांड है। वहां पर गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस तो हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की वहाँ डिमांड, हाँ वहाँ आप वहाँ करते डिमांड। हैं। और क्या ये एक आपने एक और एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया जिसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं जो भी जहाँ जिस कॉलेज में जहाँ तक जाएगी वहाँ पे सरकारी बसों में या प्राइवेट बसों में उनका किराया माफ होगा। ये इसके बारे में आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी, ये तो हमारा अभी भी चल रहा था। इस टेन्योर में भी छात्राओं के लिए बस की जो सुविधा थी वो मुफ्त थी। अभी भी, अभी जो प्रेजेंट में हम गवर्नमेंट में थे हाँ, तब हाँ। भी था। तो इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्राइवेट में भी करवाएंगे, प्राइवेट, प्राइवेट हाँ में भी जी। करवाएंगे। तो ताकि जो दूर दराज से आई हुई लड़कियां हैं वो सुरक्षित पढ़ने जाए और सुरक्षित अपने घर लौट जाए। और एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में स्पेशली, यहाँ पे हर साल नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं वाइन शॉप, चाहे वो देसी है इंग्लिश है, बढ़ती जा रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ पे कम होती है, लेकिन आपकी जो अंबाला कंस्टिट्यूएंसी है इसके अंदर ये बढ़त हो रही है, जो कि एक एंटी सोसाइटी के लिए बड़ा एक घातक वो है ग्रोथ। तो आप इस तरीके से कैसे टैकल करेंगे और इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं लोगों को, क्योंकि ये जितनी भी वाइन शॉप बढ़ेंगी उतने घरेलू झगड़े होंगे, उतने ही क्राइम बढ़ेगा, उतने ही चोरी चुक्के होंगे, उतने ही एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों का ये मानना है। ये तो जी सरकार के साथ हम बैठकर हम बातचीत तय हो सकती है। बाकी जहाँ मॉरल एजुकेशन की बात है तो लोगों को हम ये एजुकेट कर सकते हैं कि वो इस तरह के नशे का सेवन ना करें। न सिर्फ वाइन शॉप्स की बात है बल्कि बॉर्डर्स एरिया में जहाँ तक मैं गई हूँ, और मैंने यहाँ चाहे वो कालका क्षेत्र की बात है जो हिमाचल से लगता हुआ है, या यूपी के एरिया के साथ छिछरौली और यमुनानगर में, वहां पर चिट्टे का नशा बहुत चिट्टा तो ज्यादा है। आप आज के टाइम हाँ, में तो बहुत बड़ी कल भी हम लोग गए हुए थे यमुनानगर के एक इलाके में जहाँ पर सब मोमडन्स है, वो पूरा गांव गुज्जर मुसलमानों का है। तो वहां पर भी सेम समस्या थी, चिट्टे की ना। चिट्टे की। हाँ, चिट्टे की बहुत समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि लोग हम शिकायत करते हैं, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, लेकिन थोड़ी सी आगे जाके छोड़ देती है पैसे लेके। तो ये बहुत बड़ी समस्या, कंसर्न है। पंजाब जी, वाली हाँ जी, जो बीमारी है वो हरियाणा में आ हाँ चुकी है। जी। तो ये समस्या जो नशे की है वो न सिर्फ वाइन की वजह से बल्कि और बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब पर नकेल लगानी होगी। तो ये तो सरकार के इसके लिए साथ कोई ना कोई आपने स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो डॉक्टर लेकिन साहब मेरे दिल में टीस है। ठीक है, हाँ, तभी मैंने ये आपसे सवाल पूछा। अच्छा डॉक्टर किरण, हमें ये बताएं कि आपके इलाके की एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम कबूतरबाजी कहते हैं। लोगों का विदेशों में जाना, अपनी जमीनें बेच के जाना, डंकी तरीके से जाना, कोई भेज पैसे देते हैं लाख 1-1 करोड़ रुपए अमेरिका के, उनको मलेशिया में जाकर छोड़ दिया जाता है, किसी को अर्मेनिया में छोड़ दिया जाता है, किसी को कजाकिस्तान में छोड़ दिया जाता है। वो बेचारे बाद में किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से जान बचा के आते हैं। इस जो एक ये बड़ा
कंसर्निंग एक पॉइंट है, इसको आप किस तरीके से एड्रेस करें? मैं इस मुद्दे को दूसरे ढंग से उठाती हूँ। जब भी मैं बात करती हूँ, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर रोजगार के अवसर हमारे यहीं पर स्टेट में अवेलेबल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा, तो बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं। अब बाहर बच्चे जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में तो जा रहे हैं। देखिए, उसके लिए तो अगर आप देखते हो एग्जाम होते हैं, कोई भी नौकरी की वो निकलती है, रिक्रूटमेंट होती नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं, हाँ जी। कहीं पे कैंसिल हो जाती है, कहीं कोई हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है। तो चिंता तो लेकिन बहुत है, कोई बट ये इसका हल तो नहीं है ना। पिछले 10-15 साल से देखिए, आप कोई हल ही नहीं आ पा रहा मैं इसका। वही कह रही हूँ कि पिछले 10 सालों में मैं स्पेशली अगर अंबाला लोकसभा की बात करती हूँ, इस क्षेत्र की बात करती हूँ, यहाँ कोई भी नया निवेश नहीं आया। अगर कोई नया निवेश यहाँ पर आया होता, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी हुई होती जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, कोई बड़ी कंपनी यहाँ आई होती, तो बच्चे यहाँ पर एडजस्ट हो जाते। फिर आपके यहाँ जो दो डॉक्टर किरण पुनिया, मुझे ये बताएं, आपके यहाँ 2 आईएमपी है, एक बरवाला में इंडस्ट्रियल आपका टाउन है, एक अंबाला में आईएमटी आई हुई है। तो उसमें कोई वो नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, तो वो उसके लिए क्या रिवाइवल सरकार प्लान की है? नीतियां शायद उसे सपोर्ट नहीं कर रही उस हिसाब से, या नहीं, आप भी तो प्रमोट नहीं सरकार कर में रही। रहे ना। हाँ, आप भी तो 4.5 साल रहे। लेकिन मैं एमपी होने के कारण की वजह से कह रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज होती है। मान लो मैं हर बार ये कह रही हूँ कि एक सांसद को 25 करोड़ रुपए की सांसद निधि आती है 5 साल में। 5 साल। हाँ, तो 25 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है। अगर हम उसको ढंग से यूटिलाइज करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं वो सारी चीजें अभी नहीं जानती हूँ। वो तो आजकल प्राइवेट स्कूलों में वो बनाने में कुछ वो क्या कहते हैं, चबूतरा बनाने में, और किसी उसमें नहीं किसी तो संस्थाओं में फालतू में जाने ना के लिए खर्चे। आजकल मेंबर पार्लियामेंट भी वो सामूहिक काम में नहीं देते, वो इंडिविजुअल काम में देखते हैं कि भैया वो इसने मुझे अच्छा बैक किया था, चलो इसकी कोई संस्था बना के, एनजीओ बना के। उसमें तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं सांसद निधि में। चलो एनीवे, उसको तो एड्रेस करेंगे। तो डॉक्टर किरण, अब अगला जो हम पॉइंट उस पर बात कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की आपके यहाँ रैली हुई, कुछ लोग उसको एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल रैली बताते हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के लोगों को राम राम, मैं हरियाणा का रोटी खाइए, नमक खाइए, कुछ उसको बड़ा फ्लॉप बताते हैं। स्पेशली आपकी रैली को हम जब करते हैं, आप तो बिल्कुल महा फ्लॉप बताते हैं रैली को। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ रहा प्रधानमंत्री की रैली का, क्या असर पड़ेगा इस मैं पे? परसों अंबाला में ही थी। कल की बात, अच्छा, 18, हाँ 18, मैं कल अंबाला में ही थी। और जिस तरह से अंबाला को छावनी में तब्दील कर रखा था, पूरा अंबाला जो उसका भगमाकरण कर रखा था, उसके बाद में अंबाला से निकलकर मुझे दोसड़का की तरफ जाना था। और उसके बाद मुझे यमुनानगर जाना था। यमुनानगर से बसों का जो तांता लगा हुआ था, जो भर भर के लोग लेकर आ रहे थे जबरदस्ती, क्योंकि मैंने यमुनानगर में वहाँ हमारी कुछ जनसभाएं थी, तो वहाँ लोगों को यही मैंने कहते हुए सुना कि वही दिहाड़ी पे लेके गए हैं। तो ये सब है। वहां पर जो भीड़ आई हुई है, वो भीड़ नहीं थी जो मोदी के प्रशंसक है। वोटर्स की भीड़ थी। हाँ, जो मोदी के प्रशंसक है या जो बीजेपी की नीतियों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों की वहां भीड़ नहीं थी। वो भीड़ केवल दिखावे की थी। और जो नीति और नियमों की धज्जियां जो उड़ाते हैं, क्योंकि मैं हर बार मीटिंग में जाती रही हूँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में होती रही है, उन्होंने साफ तौर पे कह रखा है कि आप स्कूल के उस पे बैनर नहीं लगाएंगे, आप इधर बैनर नहीं लगाएंगे, एक स्पेसिफिक एरियाज दे रखे हैं कि आप वहां लगाएंगे। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा वो पार्ट रखा है, तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। और जो ये लोग आए हैं, ये प्रशंसक नहीं है, ये वोट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपका ये मानना है कि इस रैली का कोई आपकी कोई स्विंग या कोई क्या कहते हैं, हवा नहीं चलेगी? नहीं, रादर ये इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट ये है कि मोदी जी इतने बौखला गए हैं कि वो सबसे देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, उन्हें अंबाला में आने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर किरण पुनिया, अगर 15-10 साल कुछ काम किया होता तो उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका काम बोलता और लोग उनके काम से को अप्रिशिएट करते और उसके बदले में उन्हें वोट देते। लेकिन मोदी साहब को पता है कि केवल जुमलेबाजी करके, केवल झूठ बोल के, हमेशा ही तो बोलते रहे हैं वो। अभी तक उन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया है जो कल वो करेंगे? आप कल भी आके वो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे कि राम मंदिर बना दिया। अगर दूसरे लोग आ गए तो वो राम मंदिर को तोड़ देंगे। बनाने में भी वोट मांग रहे हैं और तोड़वाने के लिए भी वो कह रहे हैं कि उसके लिए वोट दे दो ताकि हम बने रहें और ताकि हम राम मंदिर की रक्षा कर सकें।
तो उनके पास कुछ चलो और जी, मुद्दे आपको नहीं तो है। हर अपनी पार्टी की डॉक्टर साहब, हर पार्टी अपने तरीके से, हर नेता अपने तरीके से अपने पॉइंट उठाता है, अपने तरीके से कोशिश करता है कि भी मैं शायद यहाँ से कनेक्ट हो जाऊं। उन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि मैंने हरियाणा की रोटी खाई है। उन्होंने बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा, उनको ये कहना चाहिए था रोटी नहीं खाई, मैंने हरियाणा का नमक खाया है। तो कहने हाँ, लगे इन दोनों बातों में फर्क है। फर्क है। आपको इस बात को कैसे, क्या, किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मैं लिटरेचर से हूँ, तो मेरे लिए इस बात में फर्क है, हरियाणा की रोटी खाना और हरियाणा का नमक खाना। क्योंकि नमक का जो है, नमक की हलाली भी हो सकती है और नमक की हरामी भी हो सकती है। अब वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये वो बेहतर समझ सकते हैं। तो नमक खा के ना, नमक का हक अदा करना बनता है। यूं आके, हाँ, कल उन्होंने एक और बात कही, भावनाओं को भुनाने के लिए मोदी जी बड़े एक्सपर्ट हैं। वो लगता है कि कोई भी भावना ऐसी ना हो जिसको वो कैच ना कर सके। कल भी आके उन्होंने क्या कहा कि मैं नमन करता हूं क्योंकि आज आदरणीय रतनलाल कटारिया जी की बरसी है। वो बरसी के दिन ही क्यों आए? क्या ये भी वोट मांगने का एक ढंग था? ये तो हर पार्टी की स्ट्रेटेजी नहीं होती है नहीं, वो। आप आप किसी से सहानुभूति यूं नहीं ले सकते। सहानुभूति के लिए 1 साल बीत चुका है, बरसी पे ही आना है उनको। और वो अगर आ भी गए, पब्लिकली अनाउंस करना है क्या उस चीज ये को? तो चलो बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाएगा, आपने ये रेज किया, नहीं, इस मेरे पॉइंट को को, एड्रेस करेंगे? हाँ, पर्सनली मुझे ये बात गवारा नहीं है। अब मेरे हस्बैंड को गए हुए 3 साल हो गए, तो क्या मैं भी इसी सिंपत्ति पे वोट मांगू कि मेरे भी हस्बैंड नहीं है? अगर रतनलाल कटारिया नहीं है तो मेरे भी हस्बैंड नहीं है। पर डॉक्टर किरण पुनिया जी, उनकी तो प्रतिमूर्ति मैं देख रहा हूँ, जय और वीरू जिस तरीके से लगे हैं, उनके ऊपर भी करेंगे बात। तो मेरा अगला सवाल ये था कि एक लाइटर नोट पे आपसे पूछते हैं कि आपने 4.5 साल सरकार में रहे और क्या कहते हैं, मोदी साहब वहाँ पे तारीफ करते हैं, वहां से अचानक रैली होती है, शाम को आते हैं, शाम को मैसेज आता है, नेक्स्ट डे खट्टर साहब की छुट्टी, साथ में आप लोगों की छुट्टी, आप लोगों को भनक भी नहीं लगने दी। ऐसा क्या हुआ? आप क्या मानते हैं, क्या गिमिक्स थी? नहीं, गेम कुछ नहीं था, बड़े दिनों से चल रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर। क्योंकि हम ये चाहते थे कि लोकसभा में हमारी कितनी सीटें आए, पहले तो वो तय हो जाए। तो वो भी बड़ी मुश्किल से तय हुई। हम लोग चाहते थे 2, एटलीस्ट 2 तो बनती थी। तो 2 चाहते थे, हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी, ये हम महेंद्रगढ़ का एरिया जो है, तो वो चाहते थे। बीजेपी उसको देना नहीं चाहती थी, बीजेपी रोहतक साइड दे रही थी, वो हम लेना नहीं चाहते थे। तो बड़ी बैठकें हुई, बड़े मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एट लास्ट जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो दुष्यंत जी ये कह के उठे, कह रहे कि ठीक है, अगर आपका समझौता सीटों पे नहीं हो रहा तो हम 10 की 10 आपको देते हैं, हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 कर दो। ये उन्होंने लास्ट डे कहा कि 5100 कर दो, हमें मंजूर है, आप 10 पे लड़ो, लेकिन हाँ, एक 5100 कर दो। और दूसरी शर्त है कि आज ही विधानसभा की सीटें बता दो कि विधानसभा में हमारी कितनी सीटें रहेंगी। ये 2 शर्त उन्होंने रखी और लोकसभा में उनको सपोर्ट करने का उन्होंने वादा आपने किया। कहा कि मैं इन कंडीशंस के ऊपर आपको सपोर्ट करता हाँ हाँ, ये 2 कंडीशंस थी। तो नड्डा साहब ने, रात को बात हुई है, ये शायद 11-12 बजे की बात है, लेट नाइट। तो नड्डा साहब ने कहा सोच के बताएंगे। और अगले दिन मॉर्निंग खट्टर साहब इस्तीफा दे देते हैं, सरकार भंग हो जाती है। उसके बाद भी दुष्यंत जी को मैसेज आया था कि नई सरकार का गठन हो रहा है, आप क्या शामिल होना चाहते हैं, आप आ जाओ। तो दुष्यंत जी बोले नहीं, मैं अब सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा, हम विपक्ष में बैठेंगे। क्योंकि जब जो शर्तें थी, जब वही नहीं मानी जा रही है, तो आगे भी शर्तें तो वही रहने वाली है ना। चलो, वो तो आपकी पार्टी लाइन थी। हाँ वो जी। तो पार्टी लाइन थी। तो ये कारण रहा गठबंधन टूटने का। अदरवाइज 4.5 साल तो मतलब आने कभी वाले टच समय नहीं। में कोई, मतलब विधानसभा के अंदर, विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं कोई अलायंस आप लोगों का बीजेपी के साथ? मुझे फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है, हाँ। पर राजनीतिक परिस्थितियां कब किस वक्त किस करवट चेंज हो जाती है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। तो डॉक्टर पुनिया, दो एक और मुद्दे हैं जो आपको पता होगा। जो शैलजा जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनी, उसके टाइम से बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है। क्या कहते हैं, चंडीगढ़ से आपकी यमुनानगर रेलवे लाइन, जी, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है आपके एजेंडे में, उसके फ्यूचर पिछले क्या है? 10 सालों से तो हम यही सुन रहे थे कि वो नारायणगढ़ होते हुए वो रेलवे लाइन आएगी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रतनलाल कटारिया ने जी भी कहा, जब लोग उनसे बात करने गए,
तो लोग ही बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए डल गए हैं, काम चालू हो गया। लेकिन जब लोगों ने जाके देखा, आरटीआई लगाई, किसी ने आरटीआई लगाई, जब रतन लाल काम जी ने, होता तो दिखता है हाँ ऐसे ही, हाँ। नहीं, पर उन्होंने वो उसके लिए भी झूठ बोला अच्छा। कि 25 करोड़ डलवा दिए गए, काम चालू हो गया। चलो आरटीआई तब लगाई मरूम तो आदमी वो डिफेंड नहीं कर सकते, हाँ जी, चलो उनके ऊपर तो क्या एलिगेशन लगाए, नहीं क्योंकि पर आरटीआई डली ना। क्योंकि जो आदमी डिफेंड नहीं कर सकता उसके ऊपर जी तो नहीं हमें ऐसे आरोप लगाने हाँ, चाहिए। लेकिन आरटीआई डली है, वो एक फैक्ट है, तो कुछ तो हुआ होगा। तो कहने का मतलब अधर में लटकी हुई है वो योजना भी। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, अगर मैं संसद में जाती हूँ तो, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, प्रैक्टिकली नहीं पता, तो ऐसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है जब एटलीस्ट मुझे नहीं पता। जब मैं संसद तक जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा कि फाइलों में क्या है, कौन सी परियोजनाओं को ऐसा होता है जिसको केंद्र सपोर्ट करता है और जो मैं अपने इलाके के लिए ला सकूं, तभी मैं ढंग से बता पाऊंगी। तो जो रेलवे लाइन के बाद आते हैं जी नेशनल हाईवे के ऊपर, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? कौन सा नेशनल हाईवे लेके आएंगे, किस तरह का आपका नेशनल प्लान है? हाईवे तो अभी भी दुष्यंत जी ने, जब पीडब्ल्यूडी उनके पास था, 20,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उन्होंने दुरुस्त कराई है, सौंदर्यीकरण हुआ है या नवीनीकरण मैं हुआ है। नेशनल हाईवे की बात कर रहा था। हाँ, तो बहुत सारे स्टेट हाईवे और नेशनल वो हाईवे आए। नेशनल हाईवे जो गडकरी हाँ साहब जी, के हाँ जी, वहां से अप्रूव हाँ होते जी। हैं, जो बड़े वो तो निकाले अभी हुए वो हैं। चल रहा है ना, दिल्ली से जो कटरा जा रहा है, तो ये सब नहीं, आपके माइंड में कोई ऐसा नया प्लान है कि भाई कोई जैसे निकाला जाए यमुनानगर से सीधा, कोई हिसार जाए, यमुनानगर से सीधा डायरेक्ट सिरसा के लिए जाए, यमुनानगर से महेंद्रगढ़ जाए, इस तरीके से कोई ना कोई एक प्लान होती है आदमी का कि भाई नहीं मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा और अपने हल्के को, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं ऐसा एक नेशनल हाईवे दूंगा जिससे उनकी लाइफ सुखी हो जाएगी। जैसे 152 हुआ है, जी वो आधे हरियाणा उससे सुखी है, कनेक्ट है। हाँ जी, आधा हरियाणा सुखी है, चाहे वो इधर का है चाहे वो इधर का है। मुझे जो लगता है, जैसे नारायणगढ़ का है, एक तो रेलवे का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग उसे चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। और दूसरा, मैंने सुना कि नारायणगढ़ में लोग काफी दिनों से उसे उसे डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बात करते हैं, तो उनकी डिमांड है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये इस पर काम करूंगी। और इसके बाद आते हैं डॉक्टर किरण पुनिया हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ का जैसे आपको पता ही है एज यूजुअल कि कितना हाल है, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में है, कितने पकड़े जाते हैं, कितने विजिलेंस की रेड होती है, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को आप इम्प्रूव करें? हेल्थ सर्विसेज के लिए तो ऐसे मैंने अभी बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाया इसमें, पर डेफिनेटली हेल्थ सर्विसेज के लिए पहले तो जो ये मेडिसिन है, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन है जो इंडिया में बैन है ना, आउट ऑफ कंट्री सॉरी बैन है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर आराम से मिल जाती है। तो उन लोगों को उन मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है और उनको बंद करना है, ये है। और एक जो रूरल एरियाज में जो डिस्पेंसरी है, उनकी ना हालत बड़ी खस्ता रहती है, इससे मैं देखती हूँ। इसी के लिए मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा हाँ कि रूरल में के जो है आज के टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो जी। प्राइवेट पे जाते हैं, डॉक्टर्स को फोन करो, वो हम्म। कहते हैं जी मैं आज छुट्टी पे हूँ, किसी और को दिखा लीजिए। तो वो एक नेक्सस स्वा- हो रखे हैं, जी ऑपरेशन के पैसे लेते हैं, सिटी स्कैन के पैसे लेते हैं, हम्म। सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन आते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो पहले तो उसको सुधारने की ही कोशिश करूंगी कि जितने भी जो रूरल एरियाज की डिस्पेंसरी है जो बहुत ही बुरे हालत में है, तो उनका उद्धार हो, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं वहां पर अवेलेबल हो, ताकि जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं उन्हें छोटे मोटे टेस्ट कराने के लिए बाहर शहरों की ओर ना जाना पड़े। तो ये सब प्रयास मेरे रहेंगे। Okay. और एक मेरे दिमाग में वो भी आता है, जो मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं, तो मोबाइल डिस्पेंसरीज की भी बहुत बड़ी एक बहुत अच्छा एक कारगर उपाय हो सकता है। आजकल प्राइवेट कंपनीज वो बड़ी सपोर्ट कर हाँ रही जी, है, हाँ अगर जी। आप उनको जगह देते हैं, प्लेस देते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज, हम्म। प्राइवेट कंपनीज वो अपने सीएसआर फंड से वो आपके लिए हाँ, फ्री तो लगाते हैं। तो ये सब चीजें ना अवेयर कराना लोगों को, और वो चीजें मुहैया कराना, बहुत सारी मतलब प्राइवेट कंपनीज कर रही है, इवन पीजीआई भी करता है, लेकिन उनको वहां तक कनेक्ट करवाना, लोगों को जागरूक करना है कि ये आपके लिए है। तो वो सब चीजें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लेडीज छोटी मोटी प्रॉब्लम में बाहर निकलती ही नहीं है। अगर उनके आसपास एक दिन फिक्स कर दिया जाए कि इस एरिया में इस दिन ये मोबाइल डिस्पेंसरी आएगी, जो स्पेशली लेडीज के लिए
रहेगी। वो तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रोच करेंगी क्योंकि उनको हाँ चलानी जी। होती है। अच्छा डॉक्टर किरण पुनिया, एक लास्ट जाते जाते हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं हमारी अपनी चर्चा। ये इट्स नॉट ए इंटरव्यू, ये हमारी एक चर्चा थी जो हमने आपके साथ 5 दिन लगा के जो आपको देखे हैं, जो आपने हवा बदली है। अच्छा, आप पर्ची और खर्ची के ऊपर अपने विचार नहीं अभी तक आपने अपने रैलियों में आपने अपना ओपिनियन दिया। ये पर्ची और खर्ची का क्या हिसाब किताब है? अगर जैसे आप मेंबर पार्लियामेंट चुनी जाती है तो क्या आप भी पर्चियाँ पकड़ाएँगी अपने मुख्यमंत्री को, जो भी आपके पावर में होंगे कि जी ये सिलेक्शन है, ये करवाना है या इसका ट्रांसफ़र करवाना है? जैसे खट्टर साहब कहते हैं मैं पर्ची और खर्ची वालों को हाथ नहीं लगाऊँगा, तो आपका क्या टेक है? देखिए, जो जेन्युइन काम होगा, जो ऐसा बच्चा या ट्रांसफ़र ऐसी, तो जेन्युइन ही होता है जी, और किसी का सिलेक्शन कराना वो भी जेन्युइन होता है। नहीं, जेन्युइन इन द सेंस कि वो बच्चा डिजर्व कर रहा है और वो किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली कि लोगों को, अगर हम तो जब राजनीति में आते हैं तो जन सेवक हो जाते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हाँ, बात खर्ची की है तो खर्ची के लिए नहीं, पर्चियों में तो लोगों की समस्याएं होती है, हम उन नहीं, समस्याओं नहीं, से मैं रिक्रूटमेंट और ट्रांसफ़र्स की बात कर रहा था। मैं नहीं। समस्याओं की नहीं कर रहा था, मैं तो ये रुक- क्योंकि हरियाणा की जो सबसे बड़ी कंसर्न है, वो आपको पता है पर्ची और खर्ची। कोई सरकार आ जाए, सब पे ये एलिगेशन है पर्ची और खर्ची। और आपकी जो सरकार के उसमें थे एचपीसी के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए थे आपके एचपी सेक्रेटरी के साथ, तो ये चीजें रुकती नहीं है। तो मतलब मैं आपका टेक पूछना चाह रहा था कि आप मेरिट को ज्यादा वो करेंगी या मेरिट अपनी जगह है भाई, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे डेडिकेटेड है, ये नीडी है, ये जरूरत वाला है, ये इसको इसका बहुत ही माड़ा हाल है, ये इसको नौकरी दिलानी चाहिए। मतलब देखिए, आप मैरिट अपने आप में मैटर करती है, और लेकिन किसी की माली हालत बहुत खराब है, और किसी के यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं अगर हो रही, और अगर उसको नौकरी दिलाने की बात है, उसके लेवल की कोई नौकरी, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बहुत हाई फाई पोस्ट में बैठे। अगर उसके लेवल की कोई जरूरत है तो मैं तो जरूर प्राइवेट उसमें सेक्टर के अंदर हाँ आप जी, जैसे मैं प्राइवेट जरूर। सेक्टर में अगर गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि भाई मेरिट चलती है, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप हाँ जी। उनको जो इंडस्ट्रीज है उसमें घुसाने की कोशिश हाँ, करेंगे। क्योंकि जननायक जनता पार्टी का तो है ही कि 75% हाँ, वो आप लोगों का बड़ा वो है, एजेंडा है लेकिन वो हमारा। आपने कोर्ट लोग में फंसवा लिया उसको। अगर आप हमने तो नहीं सही फंसवाया। नहीं सरकार के आप हिस्से थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपके हमने पास भारी मंत्रालय थे। वो इसीलिए तो फंसा, क्योंकि विधानसभा से तो पास करा लिया, वो हमारा बिगेस्ट मुद्दा था, पर वो कोर्ट से क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हिमाचल में नहीं, वो 75% है। तो सुप्रीम कोर्ट में उलझा हाँ, अभी तो हिमाचल में 75% ऑलरेडी है जो अगर हिमाचल की तरफ बिल आप लेके आते तो वो कहीं किसी भी लीगल उसमें फंसता नहीं, क्योंकि आपका बिल ही कमजोर था, हिमाचल का नहीं फंसा। तो चलो एनीवे, इसको आप कह रहे हैं कि भी समय के साथ देखा मतलब जाएगा। कहने के है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम लोगों की सोच ऐसी है कि 75% बच्चा लगेगा, तो जब वो क्लियर हो जाएगा वो भी। और लेकिन हाँ, आपने बात की कि कोई बहुत नीडी है तो उसकी हेल्प तो बनती है ना, जीने का अधिकार तो उसको भी बिल्कुल है। बिल्कुल। डॉक्टर किरण पुनिया, जाते जाते थोड़ा सा परिवार के लिए आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी ने आशीर्वाद दिया, वो अपना मैसेज देते रहते हैं, कन्वे करते रहते हैं, रैलीज में जाते हैं। मैं देखता हूँ कि आपके दोनों बच्चे, जो एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बेटा आपका बिजनेस में है, दोनों सब कुछ छोड़ के आपके साथ फुल टाइम राजनीति में आ गए हैं। तो क्या वो आगे वो राजनीति की तरफ है या अभी मम्मा को सपोर्ट करने आए? अभी ये मुझे ये सपोर्ट आपके कर, बड़े पुत्र साहब बैठे हैं, मैंने देखा कि किस तरीके से बहुत ये काम डेडिकेटेड करते हैं, है। कितने वो करते हैं। तो क्या ये आगे राजनीति में भविष्य देखते हैं या अपने बिजनेस में रहेंगे ये लोग? नहीं, अभी तो ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट वर्कर की तरह। हम्म, तो ये मेरे साथ रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, जहाँ जनसभा हो रही होती है खुद पैम्फलेट बांट रहे होते हैं लोगों को, बैंड जो भी हमारी प्रचार सामग्री है, तो ये खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। तो फुल डे, चाहे बिल्कुल शिकायत नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि भूख लगी है या तबीयत खराब है, इतनी भयंकर गर्मी है, येलो अलर्ट चल रहा है, लेकिन ये लोग मेरे साथ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पे क्या कहते हैं, अभी चलो बच्चों पे बात की, आपने बताया बच्चे, अब मैंने देखा बहुत मेहनती हैं, कंधे से कंधा लगा के जो इनकी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये आपके साथ जो चर्चा थी इसको वाइंड अप कर रहे हैं। जाते जाते एक वो है कि हमने देखा कि एक बड़ा अजूबा हो गया है आपके इलेक्शन के अंदर। बिल्कुल यूनिक चीज़ हो रही है कि जो किसान आंदोलन का है वो ऑलमोस्ट कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत विरोध हो रहा है, स्पेशली जेजेपी का, बीजेपी का।
और आपका मैंने देखा बीजेपी का विरोध हो रहा है आपके लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में, और आपका विरोध नहीं हो रहा है। जी, आप रोड के उस तरफ आपकी वो बंतो कुटारिया जी होती है, इस तरफ डॉक्टर किरण पुनिया जी होती हैं, उनके खिलाफ नारे लगते हैं, आपके खिलाफ नहीं। क्या मतलब आपने ऐसी क्या पेट बना ली किसानों में? नहीं पता नहीं, ये लकीली ऐसा है कि हमें टचवुड अभी तक किसी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा और कहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ एक आध जगह कि हमारी जनसभा किसी के घर में रखी है, गांव में एक माहौल होता है ना भाईचारे का, तो आपस में भाईचारे में आयोजक को कह दिया कि भाई यहाँ मत करो, क्योंकि फिर विरोध कोई करेगा तो मजबूरी में हमें बोलना पड़ेगा, तो फिर हम नहीं गए वहां पर। तो मतलब आपस में समझदारी से ये उन्होंने खुद ने बता दिया कि हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर काले झंडे ऐसा कुछ नहीं। चलो ये तो लोकतंत्र है, नाराजगी और ये तो 2-4% सर, चलता ये रहता है। हुआ एक आध जगह उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पूछने आ सकते हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछना उनका भी संवैधानिक अधिकार है, पर हमारा कहीं विरोध नहीं हुआ। ये भगवान की बड़ी ब्लेसिंग है। नहीं जी, कुछ आप लोगों का परिवार, आप जिस तरीके से आपने अपनी पेट बनाई है, बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। मैं छोटे जूनियर पुनिया साहब से जाते जाते आपसे भी एक छोटा सा ओपिनियन लेना चाहूँगा जी। तो आपको क्या लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस है? चलो माता जी तो आपकी जब शादी होकर आई वो तो मिनिस्टर्स के घर में आई थी, ब्यूरोक्रेट के घर में आई थी, इन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा अपने लाइफ में राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन देखा। तो आपका क्या ओपिनियन है इलेक्शन के बारे में? आपको कैसा लगा चुनाव लड़ना? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं साथ चलते हुए इनके कि कितना स्ट्रगल कर रही हैं, घर में भी बाहर भी बैलेंस करना तो एक महिला के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। वो है, इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, अगर कुछ हुआ तो होगा, बाकी नहीं वो तो देखिए चलो कुछ वो है, लोगों ने अपना फेथ दिखाना है। हाँ। लेकिन आपको मजा आ रहा है जी, लोगों का? आपको मैंने देखा है बहुत रुझान भरपूर प्यार मिल रहा है आपको, जी, हैं? जी। बहुत भरपूर। आप भी बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, जी। हैं? आप भी अपनी क्या कहते हैं वो लेगेसी पूरी परिवार की फैमिली गले लगाने वाली छवि है, वो सब पे छोड़नी, छाप छोड़नी चाहिए। यस यस, आपके पिताजी के साथ हमने बड़ा नज़दीक से देखा। मेरे बहुत सगे भाई से भी ज़्यादा हम जितनी बार भी मिलते थे, भाइयों से भी बढ़ के प्यार था हमारा। तो उनका स्वभाव में आपके अंदर देखता हूँ कि भी इतना मिलनसार। तो मेरी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डॉक्टर किरण पुनिया आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं, आपने समय दिया और जल्दी से ही आपका फिर आपके साथ चर्चा करेंगे और आप क्या नया लेके आएंगे, क्या हल्के के नया करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर लोगों ने जिस तरीके से आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपको चुना जाता है, आप पार्लियामेंट में जाते हैं, तो मेरा विश्वास है, मैं अपने चैनल के ऊपर बता रहा हूँ कि डॉक्टर किरण पुनिया की अपनी छाप होगी। ये हरियाणा का एक ट्रेडमार्क होगा कि डॉक्टर किरण पुनिया ने ये कहा। लोगों ने सुनीता दुग्गल जी से बहुत उम्मीद थी, सिरसा की मेंबर पार्लियामेंट से, तो बड़े काफ़ी लोग जो सुनने में आया उसकी टिकट के लिए बड़े निराश हुए, क्योंकि उनको भी एक बहुत पढ़ी लिखी महिला के उस पर लगाया गया, वो टिकट दी गई थी। तो आज मैं देख रहा हूँ हरियाणा में सबसे शिक्षित जितने भी आपके वो आए हैं कैंडिडेट्स हैं किसी भी पार्टी की, सबसे शिक्षित महिला हैं, सबसे सभ्य है और इतने अच्छे परिवार से हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ है। और मैडम मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप दर्शकों ने हमेशा प्यार बनाया है, ऐसे ही प्यार बना कर रखिए। और किरण पुनिया जी को जो इनके क्या कहते हैं प्रिंसिपल से, जो इनके विचारों से सहमत होते हैं, जो इनको पसंद करते हैं और जो इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो इनका फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बने हुए हैं और सारे सोशल जितने प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल हैं। इनका फ़ोन 24 आवर्स अवेलेबल है। इनके बच्चों का है, आप किसी से बात करके कोई भी क्लैरिफिकेशन है, कोई भी सवाल है आपका, आप हमेशा डॉक्टर साहब और उनके दोनों बच्चे अवेलेबल हैं। तो इन्हीं उन शब्दों के साथ नमस्कार डॉक्टर किरण जी, थैंक यू सो मच।